जहांगीर का आज चौथा एपिसोड हम देखेंगे और देखिएगा कि चौथे एपिसोड में जहांगीर के द्वारा देखिए कि उनकी जो आत्मकथा थी, क्या जहांगीर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीरी, क्या थी? तुजुक ए जहांगीरी। और तुजुक ए जहांगीरी को 3 लोगों ने लिखा। एक प्रश्न आ सकता है कि तुजुक ए जहांगीरी को पूरा किसने किया? क्लियर? तो तुजुक ए जहांगीरी में सबसे पहले तो जहांगीर के द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा थी, जहांगीर ने स्वयं लिखा। दूसरी चीज कि जहांगीर जो लिखते हैं वो प्रारंभिक 16 वर्षों का जो एक कालखंड होता है, इसी 16 वर्षों के इतिहास को लिखते हैं। फिर इसके पश्चात तुजुक ए जहांगीरी में 3 वर्षों का जो इतिहास होता है, ये 3 वर्षों के लिए मोतविन नाम था उनका, मोतमिद खान। और मोतमिद खान 3 वर्षों के इतिहास को पूरा करते हैं। क्लियर? और अंतिम रूप से पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय मोहम्मद हादी को जाता है। और यही मोहम्मद हादी थे जिन्होंने तुजुक ए जहांगीरी को पूरा किया था। क्लियर? एक और चीज आप देखिएगा कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि न्याय की जंजीर के लिए कौन से मुगल बादशाह प्रसिद्ध है? तो जहांगीर प्रसिद्ध है। न्याय की जंजीर होती क्या थी? न्याय की जंजीर है ना, ये किला के ऊपर लगा दिए जाते थे और यहां एक घंटा लगा दिया जाता था। क्या? ये घंटा लग जाता था, घंटी। यदि कोई फरियादी आता था तो फरियादी आकर इसी घंटी को बजाता था और किले में जो दरबार होते थे, जो लोग अधिकारी होते थे, फरियादी की फरियाद सुनते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि जहांगीर स्वयं निकल कर आता था और फरियादी की फरियाद सुनता था। क्लियर? तो न्याय की जंजीर के लिए कौन से मुगल बादशाह प्रसिद्ध है? जहांगीर। एक चीज देखिएगा कि जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा जो थी ये अली कुली खान की पत्नी थी और अली कुली खान की मृत्यु हो जाती है। अली कुली खान की मृत्यु के पश्चात जिन्हें देखिएगा खाने अफगान के नाम से जाना जाता है, अली कुली खान को, ये आगरा पहुंचते हैं और आगरा में 1611 ईस्वी में, कब? 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा का विवाह जहांगीर से हो जाता है। इसे जहांगीर से होता है। कहां होता है? आगरा की किला में, आगरा में। और यही जहांगीर करता क्या है कि इन्हें नूर जहां की उपाधि देता है। मेहरुनिसा इतनी सुंदर थी, पूछो नहीं कितनी सुंदर, इतनी सौंदर्य था उनके पास। उनके सौंदर्य का वर्णन करते करते जहांगीर थकता नहीं था और यही कारण था कि जहांगीर ने उसे आपको नूर जहां की उपाधि, नूर आंखों की हैं आप, नूर शराब की एक प्याला दे दो। और ऐसा कहा जाता है कि संप्रभुता अपने शाही जो ठप्पे थे, जो शाही सील थे, इस शाही सील का भी प्रयोग मेहरुनिसा करती थी। अर्थात मेहरुनिसा जहांगीर के राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करती थी। क्लियर? शाही ठप्पे का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया। संप्रभुता सौंप ले और तू ही चला, लेकिन मुझे बस एक शराब का प्याला दे दे। नूर तूने कर दिया जहांगीर को मजबूर। क्लियर? अब क्या होता है कि इसके पश्चात मेहरुनिसा एक गुट बनाती है, षड्यंत्र करती है अपने पति जहांगीर के खिलाफ। और इसी षड्यंत्र
में होता क्या है कि ये नूरजहां जुंटा के नाम से प्रख्यात होता है। और नूरजहां जुंटा का जो नूरजहां जुंटा बनता है, ये नूरजहां जुंटा 1612 ईस्वी बनता है। क्लियर। मेहरुन्निसा अपने पिता एतमादुद्दौला या ये कहें मिर्जा गियास बेग या एतमादुद्दौला को शाही दरबार का सबसे बड़े पद पे बैठा देती है। दूसरे भाई आसफ खान को 6000 का मनसब दिलवाती है। और अगला जो भाई होता है, दो भाई होते हैं, अगला भाई को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करवा देते हैं। अर्थात एक तरह से कहा जा सकता है कि मेहरुन्निसा का पूरा शाही दरबार में सिक्का चल जाता है। क्लियर। आसफ खान की एक बेटी होती है, उसका विवाह करवाती है खुर्रम के साथ। और इसी खुर्रम को मिलाकर एक नूरजहां जुंटा बनता है, नूरजहां एक गुट बनता है, जिसमें नूरजहां स्वयं, एतमादुद्दौला उनके पिता, खुर्रम शामिल होता है। क्लियर। नूरजहां जुंटा फूटेगा कब? आगे। जहांगीर द्वारा घोषित 12 घोषणाएं जब शासक बनते हैं तो 12 घोषणाएं करते हैं। और ये 12 घोषणाओं में सबसे पहले आप देखेंगे कि जहांगीर के 12 घोषणाएं जकात, और ये जकात जो कर था ये मुसलमानों से लिया जाता था और उसके आय का कुछ हिस्सा जकात के रूप में लिया जाता था। तमगा कर सैनिकों से उसके व्यापार को वसूला जाता था। और ये मिरबहरी कर था। इन करों को जहांगीर ने प्रतिबंधित कर दिया। ना सैनिकों से लेना है, ना मुसलमानों से लेना है, ना किसी प्रकार की मिरबहरी कर लेनी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सड़क पर जो चोरी डकैती होते थे, इन चोरी डकैती को रोकने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया और नियम बना दिए। और तीसरा जो है, कोई व्यक्ति यदि मरता था और मरने वाले व्यक्ति का कोई उत्तराधिकार नहीं था, सबसे पहले तो इन्होंने उत्तराधिकार के नियम बनाए। और यदि कोई उत्तराधिकार नहीं होता था तो उसकी संपत्ति को जहांगीर ने सार्वजनिक कार्यों में लगाना प्रारंभ कर दिया। ये कल्याणकारी घोषणाएं थी। और चौथा देखेंगे कि शराब एवं नशीले पदार्थों के बिक्री एवं निर्माण पर इन्होंने रोक लगा दी। और साथ ही साथ 1605 में पुर्तगालियों ने तंबाकू लेकर भारत आए, इस तंबाकू पर भी इन्होंने रोक लगाई। इसके पश्चात देखेंगे कि घरों की कुर्की पर रोक लगाने का कार्य भी जहांगीर ने किया। कारण कि यदि कोई व्यक्ति राज से ऋण लेता था या राजस्व कर नहीं चुकाता था तो नहीं चुकाने की स्थिति में उनकी अंग विच्छेद कर दी जाती थी, अंग काट लिए जाते थे। और यही अंग विच्छेद वाली जो परिपाटी थी, इस परिपाटी को समाप्त करने का कार्य मुगल बादशाह जहांगीर ने किया। कारण ये न्याय की जंजीर जो हमने पहले ही बताया है कि न्याय की जंजीर, तो न्याय की जंजीर के लिए कोई विख्यात बादशाह था तो वो जहांगीर था। क्लियर। देखिएगा कि इसका अगला जो था, ये चिकित्सालय व्यवस्था का भी जनक माना जाता है, अर्थात इसका विस्तार किया। और रविवार और गुरुवार के दिन इन्होंने पशु हत्या निषेध कर दी। कारण कि अकबर का जन्म, देखिए अकबर भी पशु हत्या निषेध किया था। कब किया था कि अकबर का जन्म रविवार के दिन हुआ था और रविवार के दिन ही इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राणा वीर साहब या छत्रसाल के महल में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। वर्तमान का पाकिस्तान अमरकोट में हुआ था। और अकबर जब शासक बनते तो 1583 में इन्होंने पशु हत्या पर रविवार के दिन रोक लगा दी। और ठीक उसका पुनरावलोकन करते हुए, उसका पुनः अवलोकन करते हुए इन्होंने क्या किया कि रविवार एवं गुरुवार के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा कि जागीर ने किया क्या कि जागीर और मनसब जो दिया जाता था, ये जागीर और मनसब का प्रमाणीकरण करना अनिवार्य कर दी कि इसका प्रमाणीकरण होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे कार्य थे जो कागजों में होते थे। और ये भ्रष्टाचार को रोकने का एक बहुत बड़ा हथियार अपना लिया, बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक रूल्स, एक नियम बना दिए कि इसका भी प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। जो फंडिंग हम करते हैं, याद रखिएगा,
आप कभी भी किसी भी सिस्टम में रहें, जो फंडिंग आप करते हैं उस फंडिंग का क्या सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो जागीर दिए जाते थे, जो मनसब दिए जाते थे, क्या इस मनसब और इस जागीर का उपयोग सही से हो रहा है या फिर ये कागज तक ही सीमित है, इसका प्रमाणीकरण कराया। ठीक। अगला जो था मदद ए मास, जो धार्मिक भूमि दी जाती थी, ये धार्मिक भूमि मंदिर निर्माण के लिए, विद्यालय निर्माण के लिए दी जाती थी। तो इस धार्मिक भूमि का भी उन्होंने क्या किया कि प्रमाणीकरण करना अनिवार्य कर दी। अगला कि कैदियों को आम माफी दी गई, और कैदियों को आम माफी देने का शाब्दिक अर्थ कि जहांगीर से पहले जो भी बादशाह हुआ करते थे, अपराधियों के अपराध पर नाक और कान काट लेते थे, इस परिपाटी को ही इन्होंने बंद कर दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहांगीर के द्वारा जो ये 12 घोषणाएं थी, ये 12 की 12 घोषणाएं देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कल्याणकारी घोषणाएं थी। क्या थी? कल्याणकारी घोषणाएं थी। इस न्याय की जंजीर के लिए बादशाह जहांगीर विख्यात था। ये न्याय की जंजीर को बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से मुहर लगाता है कि ये सच में न्याय का जंजीर था, है कि नहीं। इसके बाद देखिएगा कि खुसरो का विद्रोह अप्रैल 1606 में होता है, और खुसरो जो है ये मानबाई का पुत्र होता है, और मानबाई का पुत्र जो था ये खुसरो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से आज्ञा लेकर अपने पिता के विरुद्ध अभियान छेड़ा, और यही कारण था कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने किया क्या कि राजद्रोह का आरोप लगाकर और उसे फांसी की सजा दे दी। तो किस सिख गुरु को मुगल बादशाह जहांगीर ने फांसी दिलवाई? अर्जुन देव को। या कौन सा मुगल बादशाह जिसने सिख गुरु अर्जुन देव की फांसी दिलाई? तो जहांगीर ने। क्लियर? सिखों के कौवे गुरु थे? 5वें गुरु थे। ठीक। होता क्या है कि इसके पश्चात ये विद्रोह करता है, और विद्रोह खुसरो और जहांगीर के बीच में एक युद्ध होता है पंजाब के भेरावल में, और ये पंजाब के भेरावल में जो युद्ध होता है, इस युद्ध में जहांगीर खुसरो को अंधा कर देता है। क्लियर? 1622 का समय होता है, और ये बुरहानपुर के किले में खुर्रम ने इनकी हत्या कर दी। किसकी? खुसरो की। क्लियर? खुसरो मानबाई का पुत्र था। आगे देखिएगा कि खुसरो अपने पिता के विरुद्ध अभियान करता है, और अप्रैल 1606 में ये अभियान छेड़ता है, विद्रोह करता है, और विद्रोह जो करता है ये मानबाई का पुत्र तो था ही, साथ ही साथ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेता है, और आशीर्वाद लेने के पश्चात ये विद्रोह करता है। होता क्या है कि इन्हें अंधा कर दिया जाता है, और ये बेचारे को 1622 ईस्वी में बुरहानपुर के किले में खुसरो को खुर्रम ने मार दिया। तो खुर्रम आगे चल के शाहजहां के नाम से विख्यात होता है। एक चीज देखिएगा कि 1608 में हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से पहुंचता है, और ये जहांगीर से फारसी में बात करता है, तुर्की में बात करता है, क्योंकि हॉकिंस जो था ये काफी विद्वान था, फारसी और तुर्की का ज्ञाता था, और यही कारण था कि इससे काफी प्रभावित हुआ कौन? जहांगीर। प्रभावित होता है। प्रभावित होने के पश्चात वो एक व्यापारिक दूत था। प्रभावित होने के पश्चात उन्हें खान की उपाधि से सुशोभित करता है, हॉकिंस खान कहता है। क्लियर? और याद रखिएगा कि 1608 में ही सूरत में अंग्रेजों की एक व्यापारिक कोठी खोली जाती है, लेकिन इससे पहले भारत पर पुर्तगालियों का, मुगलों के सामने पुर्तगालियों का एक जो वर्चस्व था, इस वर्चस्व के सामने अंग्रेज कुछ थे नहीं। तो इसके साथ होंगे अगले एपिसोड में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत।